नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस में वो है आपका एक्सप्लेन हंस केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है केल्सन की, उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये जो केल्सन थे ना, जो केल्सन थे, तो ये भी बेंथम और ऑस्टिन की तरह एक एनालिटिकल जो इनकी स्कूल थी ना, एनालिटिकल स्कूल में प्रतिक्रिया के स्वरूप में इन्होंने वियना स्कूल का प्रमुख माना जाता है। वियना स्कूल के जो प्रमुख थे ये आपके केल्सन, ठीक है। तो इन्होंने एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो ये लेके आए थे, और जिसमें केल्सन का जो नाम था वो सबसे आगे था। केल्सन ने जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है इसको फर्स्ट टाइम 1932 में लॉ क्वार्टरली रिव्यू में पब्लिश किया था, ठीक है। केल्सन ने प्योर थ्योरी का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में ये कहा कि जो प्योर लॉ जो है, प्योर लॉ का जो प्रिंसिपल है वो निश्चयात्मक विधि का एक सिद्धांत है, मतलब जो सर्टेन लॉ है उसका एक प्रिंसिपल है। ये जो लॉ का जो जनरल प्रिंसिपल है, केल्सन ने अपनी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में जो लॉ के जो आदर्श स्वरूप हैं उन तत्वों से अलग कर इसकी प्योरिटी को बनाए रखने का प्रयास किया है, ठीक है। जो केल्सन थे इन्होंने बोला कि विधि जो है उसकी व्याख्या की, इन्होंने भी सेम वही वाली बात करी है कि जो लॉ जैसी है उसके बारे में बात करी है, लॉ जो होनी चाहिए उसके बारे में बात नहीं करी, ठीक है। ऑस्टिन ने भी तो यही बात करी थी, सर्टेनिटी के बारे में ही बात की थी लॉ, ऑस्टिन ने भी, बताओ की थी या नहीं की थी। जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है इसके एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं कि जो आपका लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर जो रियल लॉ है उसके बारे में आप बताओ, ना कि कोई आदर्शात्मक लॉ। इट मींस कि ऐसा नहीं है कि भाई लॉ ऐसी है वैसी है, इसके बारे में बात करो, लॉ ऐसी होनी चाहिए थी। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, घर के अंदर क्यों कोई खाना भी बनता है मान लो, तो खाने के ऊपर भी हम बोल देते हैं ना कई बार, जैसे मम्मी खाना बना के लेके आती तो हम बोलते हैं मम्मी यार इसमें थोड़ा सा नमक और होना चाहिए था, कहते हैं ना कई बार। तो इसीलिए वो थोड़ा होना चाहिए था पे बात मत करो, अरे भाई बना के दे दिया इतनी गर्मी में, वो कम है क्या, समझ आई। तो ये जो लॉ है उसके रियलिटी के बारे में बात करो, वो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था, उसका यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर देखो दूसरे शब्दों में बोलूं तो लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें लॉ जैसी की है वह है उसके बारे में आप भाई डिस्क्राइब करो, या ना कि जैसी होनी चाहिए थी। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट तो ये। सेकंड क्या है, लॉ और प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। जो लॉ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनका जो आप उनको जब डिस्क्राइब कर रहे हो तो उनका इस प्रकार से होना चाहिए ताकि लॉ के माध्यम से जितना भी उनका सब्जेक्ट मैटर है उसको आप डिस्क्राइब कर सको, उनको आप प्रस्तुत कर सको, ठीक है। लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका समय और स्थान की परिसीमाओं से उनको मुक्त रखते हुए सारी जगहों के ऊपर उसको क्या है प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। अब देखो ये जो डेफिनेशन इन्होंने बोली ना कि भाई सारे स्थानों पे टाइमली समान इक्वली रूप से लागू करो, तो यहाँ पे जनरल और स्पेसिफिक का फंडा तो इसने वैसे ही हटा दिया ना। आवाज आ रही है मेरी, हाँ हटा दिया ना, स्पेसिफिक और जनरल की बात तो वैसे ही हटा दी इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है, विधि का जो सिद्धांत है वो प्योर होना चाहिए, ठीक है। उसको आप सोशियोलॉजी से, उसको आप पॉलिटिकल साइंस से, एथिकल लॉ से, हिस्ट्री से, इन सब के इफेक्ट से भाई अलग रखो। लॉ जो है वो अलग है, लॉ में आप किसी चीज का डिफरेंट इंटरफेयर मत लेके आओ, ठीक है। जो लॉ के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ जो लॉ है वो प्योर होने चाहिए, उसमें किसी भी चीज का इंटरफेयर जो है वो नहीं होना चाहिए। विधि शास्त्र जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान, कोई नेचुरल लॉ नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। अभी नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या,
नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या? आपने कई बार देखा होगा ना, पिरामिड के बारे में सुना है ना? नहीं, इजिप्ट में तो है, लेकिन एक जैसे हम नॉर्मली हम बात करते हैं तो पिरामिड का जैसे हमने देखा होगा ना, ऊपर से नीचे की ओर जब हम उसको बनाते हैं तो जैसे एज ए ट्रायंगल के रूप में होता है, देखा है ना? हाँ, हाँ, सीक्वेंस के तौर पे मतलब हम देखते हैं। तो ये जो पिरामिड है ना, इन्होंने भी ये बोला कि ये जो लॉ है, देखो, एक सेकेंड, ये देखो, इन्होंने क्या बोला, ये मतलब एक पिरामिड सा बन गया, दिख रहा है सभी को? थोड़ा सही नहीं बना? ये यहाँ देखो, इसमें देखो, ये नॉर्मेटिव, ये दिख रहा है? तो ये कहता है ये जो लॉ है ना, ये एक नॉर्मेटिव लॉ है। नॉर्मेटिव का मतलब यहाँ पे कोई सोवरेन अथॉरिटी है, ठीक है? इसने आपको यहाँ पे कमांड दे दी, और अगर तुम यहाँ पे इसको फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको सैंक्शन होगी, पेनल्टी मिलेगी। एक लॉ ऐसे ही चलती है ना, एक नॉर्म में चल रही है ना, एक फॉर्मेट में चल रही है ना, बताओ, ठीक है? तो ये बोलता है कि भाई जो लॉ है उसको एज एन मान की, ये जो लॉ है आपका, नॉर्मेटिव जो लॉ है, नॉर्मेटिव जो साइंस है, उसके बारे में ये आपका डील करता है, जूरिस्प्रूडेंस, ना कि आपका नेचुरल साइंस के रूप में, ठीक है? फिर लॉ का जो प्रिंसिपल है वो, उसकी जो प्रकृति है वो साइंटिफिक है, ना कि वोलेंटिशियल। वोलेंटिशियल का मतलब क्या होता है? हम जैसे कल्पनाएं करते हैं ना किसी चीज की, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो ये जो काश जो वर्ड है ना, केल्सन के प्योर थ्योरी में से बिल्कुल हटा दिया था इन्होंने। क्लियर हुआ? ठीक है, केल्सन की जो प्योर थ्योरी है, इसको आप पिरामिड ऑफ नॉर्म्स के नाम से भी जान सकते हैं, एक जैसे लीगल ऑर्डर के रूप में। तो लीगल ऑर्डर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है? केल्सन की जो थ्योरी है, इसको आत्मसात करने के लिए सबसे पहले साइंस और लॉ के जो सोर्सेज हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है? साइंस के आधार पे जो सोर्सेज हैं, जो आपका नेचुरल साइंस है, जबकि लॉ के सोर्सेज के आधार पे आपका क्या आ जाएगा? जूरिस्प्रूडेंस आ जाएगा, ठीक है? साइंस के आधार पे जो सोर्स का जो काम करना या कारण करना, उनके रिलेशन से हमें बोध कराता है, जबकि जो लॉ है उसके आधार पे सोर्स की बात करूं तो वो इस बात का ज्ञान कराता है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई क्राइम कर दिया तो क्राइम में हमें पता रहता है ना कि इसने अगर ये क्राइम कराया है तो अब इस क्राइम में हमें क्या रेमेडीज प्रोवाइड है, ठीक है? अब मान लो मेरे को किसी ने थप्पड़ ही मार दिया, तो क्या मैं उसको फांसी करवा दूं क्या? उस मामले की सर्कमस्टांसेस पे तो मुझे जाना पड़ेगा ना, उसकी परिस्थिति पे तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ये लॉ का एक एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, सोलन का ये मानना है कि सोलन कहते हैं यदि कोई पर्सन चोरी करता है तो उसे चोरी का दंड मिलना चाहिए, ठीक है? भाई सीधी सी बात है, अगर उसने चोरी करी है तो उसको चोरी के लिए ही पनिशमेंट मिलेगी। इस प्रकार से केल्सन ने अपनी प्योर थ्योरी जो लॉ है उसमें इन्होंने जो कैजुअलिटी जो आपका नेचुरल साइंस जो है वो कैजुअलिटी से जो रिलेटेड है, जबकि लॉ जो है वो आपके सोशल साइंस होने के नाते नॉर्मेटिविटी से जो है रिलेटेड होना चाहिए। केल्सन ने ये बोला कि लीगल चाहिए और मोरलिटी चाहिए के अंतर को भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। उनके अनुसार जो विधिक चाहिए को बाहर का जो जगत है उससे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो नैतिक चाहिए, मोरलिटी के बारे में अगर बात करूं तो जो पर्सनल जो इमोशंस होते हैं, जो विचार होते हैं, जो थिंकिंग होती है, उससे आप क्या है प्राप्त कर सकते हो। जो एथिक्स आते हैं, एथिक होते हैं, और आपकी मोरलिटी जो आती है ये तो आपके अंदर से निकल के आती है ना। भाई नैतिकता तो आपके अंदर से आती है, कोई आपको बताता है क्या कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है? नहीं बताता ना, ठीक है? तो ये बोलता है कि जो विधिक चाहिए
ऑब्जेक्टिव है, जबकि आपका मोरलिटी जो हमें चाहिए ना वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो केल्सन की जो प्योर थ्योरी थी, यहां तक समझ आई। फिर केल्सन की जो प्योर थ्योरी का जो महत्व था, उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि केल्सन की प्योर थ्योरी का जो सिद्धांत है वो एनालिटिकल थ्योरी के कारण विधि पर छाए गए कोरे को हटा दिया गया और एक ऐसे तर्कसंगत लॉ के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया जिसमें किसी भी विधि व्यवस्था में इसे आसानी से जो है लागू किया जा सकता है। और इसके ये कारण क्या थे, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो केल्सन की जो थ्योरी है ना, केल्सन का जो प्रिंसिपल है वो स्टेट और लॉ के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। ठीक है, देयर इज नो ड्यूलिज्म बिटवीन स्टेट एंड द लॉ। एंड केल्सन ने स्टेट और लॉ में एक ही वस्तु के दो पहलू माने हैं। ऑस्टिन के समक्ष उत्पन्न हुई समस्या को भी इसने समाधान कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है वो रू में विधि मानी जाए या नहीं जाए, इस बात पे भी इन्होंने क्लियरिफाई कर दिया। ठीक है, केल्सन का जो प्योर थ्योरी का सिद्धांत है वो ये आवश्यक नहीं मानता कि जो लॉ है वो इंपेरेटिव हो, आदेशात्मक हो। ऑस्टिन की कर दी ना यहाँ पे, ऑस्टिन ने बोला था भाई कमांड होनी चाहिए इंपेरेटिव थ्योरी में। यहाँ पे देखो लॉ का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, इंपेरेटिव ही हो। ठीक है, केल्सन की प्योर थ्योरी का सिद्धांत ये आवश्यक नहीं मानता कि जो आपका लॉ का जो फॉर्मेट है वो इंपेरेटिव हो, आदेशात्मक हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि केल्सन के अनुसार संक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, केल्सन ये नहीं कहता कि भाई तुम कोई लॉ अप्लाई करवा रहे हो तो इंपेरेटिव हो, और वो इस चीज को भी डिनाई नहीं कर रहा है कि भाई तुम पेनल्टी मत दो, पेनल्टी रखो। ठीक है, लेकिन पेनल्टी की आवश्यकता तो थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी ऑस्टिन ने मानी। ठीक है, केल्सन का ये मत कि किसी व्यक्तिगत कोई सोवरेन का ऑर्डर फॉलो ना करने पर यह काल्पनिक निर्णय मात्र थी। केल्सन ने इंटरनेशनल लॉ को स्टेट की लॉ से श्रेष्ठ माना। ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं माना था क्योंकि उसके पीछे पेनल्टी नहीं थी। ऑस्टिन ने तो इंटरनेशनल जो लॉ है उसको लॉ ही नहीं माना था, लेकिन केल्सन ने इंटरनेशनल लॉ को लॉ माना है। केल्सन ने अपनी प्योर थ्योरी के अंदर कस्टमरी लॉ को, जो कस्टमरी जो लॉ है उसको एक रियल लॉ के रूप में मान्यता प्रदान की है, जबकि ऑस्टिन ने जो उनकी इंपेरेटिव थ्योरी थी उसमें कहीं पे भी कस्टम को स्थान नहीं दिया था। और ये चीज तो मुझे नहीं लगता, हम मतलब अराउंड 25 प्लस स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो 25 के जो 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 प्लस स्टूडेंट्स, वो भी ये मानते हैं कि कस्टम जो लॉ है वो आज कहीं ना कहीं तो हर एक जगह पे मिलती है। कस्टमरी लॉ को तो स्थान मिलना चाहिए ना। जो पुराने कस्टम जो चले आ रहे हैं वो भी तो हमने, जैसे हमारी जो पुरानी मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ वगैरह जब हमने पढ़ा था, पर्सनल लॉ जब पढ़े थे, तो उसमें भी कस्टम को कहीं ना कहीं पे सोर्सेज के रूप में देखा था ना, है ना। कस्टम जो लॉ है, कस्टम एक ऐसी चीज है जो पुराने समय से चली आ रही है और लोग उस चीज को आज भी हम देखते हैं। हमारा जमाना मॉडर्न हो गया ना, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं आज भी उसी थिंकिंग में जीते हैं। ठीक है, केल्सन ने प्योर थ्योरी में जो प्राइवेट लॉ है और पब्लिक जो लॉ है उसके बीच में भी कोई डिफरेंस जो है वो नहीं किया है। इन सारी चीजों के बावजूद भी जो केल्सन की जो प्योर थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज करने में सबसे पहली बात तो यहीं पे ही आ गई, भाई इन्होंने स्टेट और लॉ को एक ही चीज मान ली, एक ही सिक्के के दो पहले मानू थे ना, लेकिन ये चीज गलत है। इन्होंने बोला कि भाई क्योंकि स्टेट जो है, ये सब करने के बाद में तुमने स्टेट की पावर को तो लिमिट में रख दिया। ठीक है, केल्सन की जो प्योर थ्योरी थी उसमें इन्होंने प्राइवेट और पब्लिक लॉ के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। ऐसा करते समय स्टेट के जो लीगल लाइबिलिटीज थी उसका निर्धारण करने की आवश्यकता पे भी ध्यान नहीं दिया। एक वेलफेयर जो स्टेट है उसमें राज्य की जो अथॉरिटीज हैं उनके अधिकार शक्ति के निर्धारण हेतु भी उन दोनों विधियों के बीच में अंतर किया जाना आवश्यक था। अभी कोई स्टेट है
अगर वो वेलफेयर स्टेट बनेगी तो उसको भी तो अपने रूल्स लेने की अपने डिसीजंस लेने की पूरी पावर होनी चाहिए ना। अगर तुम लॉ को और स्टेट को एक ही मान लोगे तो फिर स्टेट तो बाउंड हो गया, स्टेट को तो तुमने लिमिटेड बना दिया। समझ रहे हो? जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 4 है, जो डीपीएसपी के बारे में बात करता है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो वो क्यों आए हैं? एक अच्छे स्टेट को, एक वेलफेयर जो स्टेट है वो बनाने के लिए तो हम लेके आए ना उसको। अगर हम भी उनको सारी लॉज के साथ में ले आते, फिर स्टेट तो बस जैसे लॉ बोला उसी के हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से तो कोई डिसीजंस ले ही नहीं सकता। ठीक है। केल्सन की जो प्योर थ्योरी थी वो एक व्यर्थ की कसरत है जिसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने तो केल्सन को कल्पना लोक में विचरण करने वाला तर्कशास्त्री मानते हैं। उन्होंने बोला कि भाई केल्सन जो है वो तो कल्पना में जीता है। ठीक है। फ्रीडमैन ने तो यहां तक भी कह दिया था कि जो केल्सन की प्योर थ्योरी थी वो आपके मॉडर्न जो लीगल परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने में असमर्थ है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी केल्सन की जो थ्योरी है उसने जूरिस्प्रूडेंस में अपनी एक अलग जगह बना रखी है। केल्सन की प्योर थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसको एक बार और सुन लेना। ठीक है।